माफियाज ऑब्सेशन एपिसोड 7। होटल के प्राइवेट रूम में एडविक पीएम के साथ बैठ के मीटिंग करने लगा। वो ही उसकी बेटी, पत्नी और बेटा बैठे थे। एडविक का सारा ध्यान लैपटॉप में चल रही प्रेजेंटेशन पर था, पर अंकिता की नजर एडविक के ऊपर ठहरी थी। वो कभी अपने होठों को बाइट करती, कभी अपने पैरों को हिलाती, तो कभी अपने हाथों से बालों की लटों को उंगली में पकड़ के घुमाती। पर एडविक ने एक बार भी उसे नजर उठा के देखा भी नहीं। ना ही उसके चेहरे के वो सख्त एक्सप्रेशन बदले। वो बस यहाँ अपने प्रोजेक्ट के लिए आया था जिसमें पीएम इंटरेस्टेड था। उसने सामने से उसे कॉल करके मीटिंग के लिए कहा था। वो ही बैठे आदित्य की नजर दरवाजे पर टिकी थी। उसके अंदर अजीब सी सेंसेशन हो रही थी। जब से उसने सिया को देखा था, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे बिजनेस वगैरह में रति भर इंटरेस्ट नहीं था। पीएम वैसे तो खुद अकेले ही मीटिंग करने वाले थे, पर जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उन्होंने सोचा कि शायद मिस्टर महाजन को मेरी बेटी पसंद आ जाए तो बिजनेस पार्टनर के साथ साथ वो रिश्तेदार भी बना जाए। वैसे भी ये हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी एक अच्छे परिवार में शादी करके जाए, और एडविक का नाम पूरे देश विदेश में मशहूर था। पर उनको ये नहीं पता था कि वो तो ऑलरेडी शादी कर चुका है और उसकी बीबी उसके साथ आई है। पर अफसोस वो उसका इंट्रोडक्शन नहीं करवा पाया था। खैर, जब काफी देर तक भी आदित्य अपने अंदर की सुरसुराहट को रोक नहीं पाया था, तो वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे वॉशरूम जाना है। किसी ने उससे कुछ नहीं, वो सब जानते थे कि वो ऐसा ही है। उसे सिर्फ एंजॉय करने में इंटरेस्ट आता है, मीटिंग काम में नहीं। वो जल्दी से डोर खोल के बाहर आता है। वो इधर उधर नजरें घुमाते हुए सिया को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर थोड़ा आगे जाके कॉरिडोर के पास बनी बड़ी सी विंडो के पास सिया उसे खड़ी दिखी, जो बाहर देखते हुए खुद को रिलैक्स कर रही थी। उसे यहां बहुत अजीब फील हो रहा था, और ऊपर से उसने कल से कुछ खाया भी नहीं था। एडविक से लड़ाई करते करते हर बार खाना खाना रह ही जाता था। उसे अपने पेट में भी दर्द सा महसूस हो रहा था। वैसे तो उसने ठंडा पानी पी लिया था, पर फिर भी उसे अजीब सा लग रहा था, ना जाने क्यों। तभी उसे अपनी बैक पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। वो एकदम से घबरा के पलट गई, और इस हड़बड़ाहट के चक्कर में उसका पैर साड़ी में उलझ के मुड़ गया, जिससे वो गिरने को हुई कि तभी उसकी कमर से पकड़ उस शख्स ने खुद के करीब कर लिया। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। उसकी आंखों में सिर्फ लस्ट दिख रही थी। सिया ने खुद को संभाल के उसे धक्का देना चाहा, मगर उसकी पकड़ कमर पर और भी कस गई। सिया ने गुस्से से उसे देखा और उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ मार दिया। वो गुस्से से बुरी तरह से कांपने लगी थी, और उसके इनती तेज थप्पड़ लगने से उस शख्स का चेहरा एक तरफ झुक गया। इस वजह से उसकी पकड़ भी कुछ ढीली सी हुई। तो सिया ने उसे पूरी ताकत लगा के धक्का दिया, तो वो लड़खड़ा के 3-4 कदम पूछे हट गया। सिया ने खुद को पूरी तरह से अपनी साड़ी से ढक लिया और गुस्से से उंगली पॉइंट करके बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कौन हूं और तुमने किसे टच किया है। उसके सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं, आदित्य ही था। उसने तो सोचा था कि वो जैसे ही उसके करीब जाएगा, वो भी उससे लिपट जाएगी। वो दिखने एडविक से कहीं कम नहीं था, और ना अमीरी में उसका बाप पीएम था, तो उसे कोई लड़की रिजेक्ट कर दे ये इम्पॉसिबल था। पर उसके सामने खड़ी लड़की ने ना सिर्फ उसे रिजेक्ट किया, बल्कि उसे थप्पड़ भी मारा। ये तो उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसे जिंदगी में पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा था, और वो भी एक मामूली सी लड़की ने। उसने अपनी आग उगलती आंखों से सिया को बुरी तरह घूरा, और पलक झपकते उसने आके सिया की पॉइंट की उंगली को पकड़ के मोड़ दिया। उसका चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो गया था, साथ ही उसका गाल जिस पे सिया ने थप्पड़ मारा था, सिया की दर्द से आह निकल गई। इससे आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने दांत पीस सकते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने? क्या तुम्हें पता नहीं है मेरा बाप कौन है? सिया का चेहरा दर्द और गुस्से से लाल हो गया था। वो उससे अपनी उंगली छुड़वाते हुए वैसे ही गुस्से में बोली, मुझे तुमसे और तुम्हारे बाप से कोई लेना देना नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो, वरना ऐसा ना हो कि तुम और तुम्हारा बाप
दोनों ही कहीं भीख मांगते फिरे। सिया की ऐसी बात सुन के उसका पारा और भी हाई हो गया। उसने उसकी पकड़ के बुरी तरह से मोड़ दी। सिया दर्द से चिल्लाने लगी। जिस तरफ सिया खड़ी थी उस तरफ कोई ज्यादा लोग आते जाते नहीं थे, इसलिए अब तक वहां कोई नहीं आया था। इसी बात का आदित्य ने फायदा उठाया और झटके से उसकी छोड़ के उसके बालों को मुट्ठी में भर लिया। दर्द से सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उससे छूटने की कोशिश की, पर शायद उसके सिर पर हैवानियत सवार हो गई। वो उसे बालों से पकड़ के खींचते हुए उस कॉरिडोर के आखिर में लेके जाने लगा। वाह, शायद कोई स्टोर रूम था। इस फ्लोर का सिया उससे छूटने की कोशिश करती रही, पर उसके बाल उसकी मुट्ठी में पूरी तरह से कसे हुए थे। सिया रोते हुए बोली, तुम हो कौन और मुझे कहां लेके जा रहे हो? देखो, मुझे छोड़ दो। क्योंकि सिया को उसकी हरकत देख के अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी थी। वो चिल्लाने लगी, कोई है, बचाओ मुझे मिस्टर महाजन, प्लीज कहां हो आप, मुझे बचाओ। पर वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था और अब तक वो उसे एक कमरे के बाहर लेके आ गया और उसने एक किक डोर पर मार के खोला और सिया को बालों समेत धक्का दे दिया। आह! शिमला अद्विक पीएम के साथ मीटिंग कर रहा था और अंकिता की नजरें अद्विक पर थी। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि अद्विक की नजरें उस पे आए, पर अद्विक का था कि जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वही प्राइवेट रूम के बाहर कॉरिडोर के लास्ट कमरे के अंदर आदित्य ने सिया को धक्का दे दिया, जिससे सिया खुद को संभाल नहीं पाई और सीधा नीचे गिरी, जिससे दर्द से उसकी चीख भी निकल गई। उसके पीछे ही आदित्य अंदर आया और दरवाजे को जोर से बंद करके अंदर से कुंडी बंद कर दी। सिया खुद को संभाल के खड़ी हुई ही थी कि तब तक आदित्य उसके सामने जाके खड़ा हो गया। सिया के हाथ पैरों में गिरने की वजह से खरोच आ गई थी। उसकी आंखों में आंसू के साथ डर और घबराहट थी। वो पीछे हटते हुए बोली, देखो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे जाने दो, वरना मिस्टर महाजन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आदित्य अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, वो मेरा क्या करेगा? वो मेरे बाप को नहीं जानता है। अगर उसे बिजनेस करना है तो मेरे बाप के सामने झुकना पड़ेगा, और वो तुम्हारे लिए अपना नुकसान क्यों ही करेगा? तुम जैसी ना जाने कितनी ही उसके आगे पीछे घूमती होंगी। तुम हो ही कौन? और वैसे भी उसे तो मेरी बहन एंटरटेन कर रही होंगी। आखिर वो पीएम का दामाद जो बनेगा। सिया उसकी बातों को सुन के हैरान परेशान होने लगी। वो पीछे होते हुए ही बोली, देखो, मैं बता रही हूं, मुझसे दूर रहो। मैं मिस्टर महाजन की वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आदित्य बोला, हाँ हाँ पता है, तुम उसकी पर्सनल सेक्रेटरी हो। वैसे तुम इतनी ज्यादा हॉट जो कि उसने भी तुम्हें अब तक चख ही लिया होगा। आखिर तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि हर कोई तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अब मुझे ही देख लो, तुम्हें देखते ही मेरी बॉडी में करंट सा दौड़ने लगा और मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ और मैं तुम्हारे पास खींचा चला आया। अगर तुम प्यार से मान जाती तो मैं तुम्हें इस कमरे की जगह लक्सरी स्वीट्स में लेके जाता, पर तुमने तो मुझे थप्पड़ मारा और खुद को सती सावित्री समझने लगी। सिया पीछे होते होते एकदम से वॉल से टकरा गई। वो वहां से साइड हटने वाली थी कि आदित्य उसके ऊपर झपट गया और उसके दोनों हाथ वॉल उसके सिर के दोनों तरफ रख दिए। खुद उसके ऊपर झुक गया। उसकी आंखों में अजीब सी शैतानी चमक थी। वो सिया डर के उसके सीने पर हाथ के धक्का देने लगी, पर आदित्य उस नाजुक सी जान के सामने पहाड़ जैसा था। उसने झटके से सिया की कलाई पकड़ी और मोड़ ने उसकी पीठ से लगा दी, जिससे सिया उसके और भी करीब आ गई। उसकी आंखों में खौफ से आंसू तेजी से बहने लगे। अब उसे बुरा होने का डर लगने लगा कि अब ना जाने उसके साथ ये शैतान क्या करेगा। वो मन ही मन अद्विक को याद करके बोली, मिस्टर महाजन प्लीज मुझे बचा लो। अगर आज मेरे साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। प्राइवेट रूम के अंदर अद्विक, जिसका सारा ध्यान लैपटॉप की स्क्रीन पर था, अचानक से उसे हिचकी आई और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वो झटके से अपनी जगह से खड़ा हो गया। पीएम उसकी बेटी और पत्नी अद्विक को हैरान होकर देखने लगे। अद्विक बोला, एक्सक्यूज मी,
मुझे एक कॉल करना है, अर्जेंट है, पीएम ने ज्यादा ना सोचते हुए कहा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम मिस्टर महाजन, आप कॉल ले सकते हैं। अद्विक बिना एक पल गवाए कमरे से बाहर आया तो उसे पीएम के बॉडीगार्ड के साथ उसके भी कुछ बॉडीगार्ड खड़े मिले। उसने सीधा जाके बॉडीगार्ड से पूछा, सिया कहाँ है? वो बॉडीगार्ड अद्विक के ऐसे एकदम से पूछने से हड़बड़ा सा गया, पर वी जल्दी खुद को ठीक करके बोला, जी बॉस, वो मेम अभी कुछ देर पहले तक तो यही थी, फिर वो उधर चली गई, ये बोल के कि उनको बाहर की खुली हवा खानी है, उधर तरफ एक बड़ी सी विंडो है। अद्विक ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे अकेला छोड़ने की? जल्दी उसे मेरे पास लेके आओ। जाओ बॉडीगार्ड जल्दी से वहां से उस खिड़की की तरफ चले गए जहां कुछ देर पहले सिया खड़ी खुद को रिलैक्स कर रही थी। अद्विक ने पॉकेट से सिगरेट का बॉक्स निकाल के सिगरेट होठों के बीच दबा के लाइटर से जला के उसके कस लेने लगा। उसका दिमाग गर्म हो रहा था और दिल बेतहासा धड़क रहा था। उसे कुछ अनहोनी होने का अंदेशा जैसा महसूस हो रहा था। वो खुद से ही बोला, बेबी अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की होगी ना, तो फिर मैं तुम्हारी जान अपने इन्हीं हाथों से लूंगा। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, अगर तुमने वो तोड़ा होगा तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होने लगी थी और उसकी बॉडी गुस्से से कांप रही थी। तभी उसके पीछे से एक सिडेक्टिव आवाज आई, मिस्टर महाजन, आई थिंक आपकी कोई इंपॉर्टेंट कॉल थी, क्या वो पूरी हो गई? अद्विक ने ना तो उस आवाज पर कोई तवज्जो दी और ना ये देखने की जहमत की कि उसके पीछे कौन है। धीरे धीरे वो आवाज उसके और करीब से आने लगी। उसकी ऊंची हील की टक टक की आवाज और भी पास हो गई, लेकिन अद्विक को ना उस आवाज से कोई फर्क पड़ा और ना ही उस इंसान से। वो चल के अद्विक के ठीक सामने आके खड़ी हुई। अद्विक ने उसे फिर भी नहीं देखा। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला काला हो गया था। उसकी आंखें खून की तरह लाल गुस्से से उसके माथे की नसें उभर के दिखने लगी थी। पर उसके सामने खड़ी लड़की को इस चीज का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त वो जलती हुई आग पर आके खड़ी हो गई है। कमरे के अंदर आदित्य सिया की कलाई को और भी जोर से मरोड़ते हुए उसके चेहरे पर झुक के किसी सनकी की तरह बोला, अरे तुम तो पास से और भी खूबसूरत लगती हो। आज तो मुझे सच में हूर की परी मिल गई है जिसके साथ मैं जन्नत महसूस करूंगा। उसकी इतनी घटिया बातों को और उसकी गंदी नजरों को अपने ऊपर पाके उसे उससे घिन्न आने लगी। वो सिया के चेहरे पर झुकता उससे पहले ही सिया ने गुस्से में उसके मुंह पर थूक दिया। आह थू! आदित्य एक झटके में पीछे हटा। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और थूक को देख के उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सिया उसकी पकड़ से छूट चुकी थी और वो वहां से भागने लगी कि आदित्य ने झटके से उसके हाथ को पकड़ा और पीछे की तरफ खींच के दीवार पर जोर से धक्का दे दिया। सिया दर्द से चीख पड़ी, पर तभी एक जोर का तेज थप्पड़ आगे सिया के गाल पर पड़ा और उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। साथ ही उसका होंठ फट गया जिससे खून निकलने लगा। सिया की आंखें लाल आंसू से भरी वो गुस्से और दर्द में कांपने रही थी। इधर जब बॉडीगार्ड को सिया वहां नहीं मिली तो वो अद्विक के पास आते हैं। अद्विक जो बिना किसी एक्सप्रेशन के सिगरेट के कस भर रहा था, उसके सामने खड़ी लड़की जो कोई और नहीं अंकिता थी। उसने अपना एक कदम अद्विक के करीब बढ़ाया और अपना एक हाथ सीधा अद्विक के सीने पर रख दिया। अद्विक जो सिया के ना मिलने से गुस्से से आग का गोला बना हुआ था, किसी अनजान लड़की के ऐसे उसे छूने से उसका पारा और हाई हो गया और उसने बिना सोचे समझे उसके हाथ की कलाई को जोर से पकड़ा और इतनी बुरी तरह से झटका कि वो हाई हील पहने होने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाई और दूर जाके गिरी। आह! उसकी तेज चीख उस कॉरिडोर में गूंज गई। शिमला 5 स्टार होटल। अद्विक अपनी लाल आंखों से नीचे पड़ी अंकिता को घूर रहा था और अंकिता, वो तो अद्विक को इतने गुस्से में देख के बुरी तरह से कांप रही थी। उसे गिरने की वजह से चोट भी आई थी, पर उसके दर्द से ज्यादा तो उसे इस वक्त अद्विक से डर लग रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो अभी यही मिस्टर इंडिया बनके गायब हो जाए।
तभी प्राइवेट कमरे का डोर खुला और मिस्टर बनर्जी और उनकी पत्नी बाहर आए। वो हड़बड़ाते हुए आए। उन्होंने अंकिता की चीख सुन ली थी। वो जैसे ही वहां आए तो उनकी आंखें और मुंह हैरानी और शौक के मारे मुंह खुले और आंखें फटी रह गई। अद्विक गुस्से से कांप रहा था। उसका पूरा दिमाग गर्म हो चुका था। अगर अभी उसे सिया नहीं मिली तो वो यही सबकी लाश बिछा देगा। अद्विक बहुत ही ज्यादा कोल्ड आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की? तुम खुद को क्या कही कि रंभा मेनका समझती हो जो मुझे टच किया? मैं अद्विक महाजन हूं और मेरा टेस्ट तुम जैसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई छिपकली में नहीं है। मुझे मेरी टाइप की ऑलरेडी मिल चुकी है और वो तुमसे लाखों क्या करोड़ों अरबों खरबों से भी ज्यादा बेहतर और काबिल है। मुझे तुम जैसी लालची छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली छिपकलियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब अगर तुम्हारे अंदर जरा भी गैरत हो तो मेरे सामने दोबारा मत आना, वरना अभी तो सिर्फ झटका है, बाद में तो मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूं। सो गेट लॉस्ट नाउ। उसकी लास्ट लाइन इतनी तेज बोली थी कि पीएम और उनकी पत्नी भी पूरी तरह से अंदर तक कांप गए थे। पीएम ने खुद के डर को कंट्रोल किया और गुस्से से बोले, मिस्टर महाजन, आप मेरी बेटी के साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। अद्विक ने उनकी आवाज सुनी और पीछे मुड़ के देखा तो पीएम गुस्से से कांप रहा था। अद्विक के होठों पर काफी रहस्य भरी स्माइल आ गई। वो डेविल हंसी हंसते हुए बोला, ओहो, रियली मैंने बदतमीजी की या फिर आपकी ये छिपकली जैसी बेटी मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी? क्या आप अंधे थे या फिर सारा प्लान आपका ही था? इसके थ्रू मुझे फंसाने का? अद्विक की सीधी बात सुन के एक पल को तो पीएम भी सकपका गए, पर वो जल्दी से हकलाते हुए बोले, ये कैसी बातें कर रहे हो अद्विक ने? अब अपने दोनों हाथ पेंट पॉकेट में डाले और एक कदम उनकी तरफ बढ़ा के उनकी आंखों में आंखें डाल के बेहद खतरनाक वे में बोला, मिस्टर बनर्जी, आपको पता है मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बना? अपनी इंटेलिजेंस से ना कि बेवकूफ बन के। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि आज आप अपनी पूरी फैमिली को मुझसे मिलाने क्यों लेके आए, वो तो मैं इग्नोर कर रहा था, वरना उसकी जो अंदर हरकतें थी ना, उनसे तो ये मुझे वो बाली लगी कि इसे सिर्फ अमीर लड़कों का चाहिए। अद्विक की बात सुनते ही पीएम गुस्से से चीखा, मिस्टर महाजन। जुबान संभाल के अद्विक ने टेढ़ी स्माइल की और बिल्कुल ठंडे लहजे में बोला, अगर ये इतनी ही सही थी तो मेरे पास क्या लेने आई थी, जबकि मैंने इसे एक नजर देखा तक नहीं था। मैं कोई एरा गेरा नहीं हूं जो कोई भी मुंह उठा के आएगा और मुझे टच कर लेगा। मैं अद्विक महाजन हूं, मुझे छूने का हक हो सिर्फ मैंने एक को दिया है और वो सिर्फ मेरी है। तुम जैसी तो ना जाने कितनी ही मेरे आगे पीछे घूमती है, तो क्या मैं सबको खुद को टच करने हूं? लिसन, मेरी बॉडी प्राइवेट है, किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। जो कोई भी आएगा और मुझे टच करके चला जाएगा। अद्विक की ऐसी बातों को सुन के अंकिता की आंखों से आंसू और चेहरे पर गुस्से की ज्वाला भड़क रही थी। आज तक उसकी इतनी बेइज्जती किसी ने कभी नहीं की थी जितनी एक बार मैं ही अद्विक ने कर दी थी। पीएम अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए बोले, मिस्टर अद्विक महाजन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं पीएम हूं, तुमने मेरे साथ दुश्मनी करके अच्छा नहीं किया है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी पावर क्या है। तुम्हें यह बिजनेस तो मैं अब करने नहीं दूंगा। अद्विक ने उसकी आंखों में देखा और बेफिक्र होकर बोला, ओके, मैं भी आपकी पावर को देखना चाहता हूं। वो पीएम को साफ चैलेंज कर रहा था। अंकिता की मां अद्विक से गुस्से में बोली, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुमने मेरी बेटी को हर्ट किया है और तुम अब हम सबकी इंसल्ट कर रहे हो। अद्विक ने उनको घूरा और बोला, इंसल्ट उन लोगों की होती है जिनकी कोई इज्जत हो, पर जिस तरह की हरकत आपके पति और आपकी बेटी ने की, इससे साफ पता चलता है कि आपकी फैमिली की कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ पीएम होने की होंगी, बाकी तो कोई नहीं करता होगा। अद्विक के जहरीले तीर सीधे उनके दिल में जाके लग रहे थे। वो उसे घूर के अपनी बेटी के पास जाने लगी और तभी बॉडीगार्ड घबराते हुए अद्विक के पास आए, बॉस मैडम वहां नहीं है, हमने लिफ्ट और वहां सब देखा पर वो वहां नहीं है। अद्विक जो अब तक पीएम और उसकी पत्नी बेटी को सुना रहा था, बॉडीगार्ड की बात सुन के गुस्से से बोला, पूरे फ्लोर पर ढूंढो मुझे, वो किसी भी कीमती पर चाहिए, वरना आज तुम सबकी जिंदगी खत्म समझो। इसी के साथ वो उस तरफ बढ़ गया जहां सिया को देखा था। स्टोर रूम में
सिया की आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बह रहे थे। उसका एक गाल पूरा सूज का और होंठ फटने की वजह से ब्लड निकल रहा था। आदित्य ने उसकी बाजू को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके कंधे पर लगा साड़ी का पल्ला पकड़ के खींच लेता है, जिससे सिया का परफेक्ट सीना, कोरा फिगर फ्लेटी टमी उसके सामने आ जाता है और उसकी आंखों में जैसे लस्ट टपकने लगती है। उसके मुंह से लार गिर जाती है। वो बाजू पर पकड़ कस के लालची नजरों से उसके फिगर को टकटकी लगा के देखते हुए बोला, अरे वाह, तुम्हारा फिगर तो मेरी सोच से भी ज्यादा अट्रैक्टिव है। मेरा तो अब वो हो भी गया। मैंने तो तुम्हें बस कमरे से और बैक से ही देखा था, पर अब ये सब देख के तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। ये कहते ही उसने सिया को पीछे की तरफ धक्का दिया और वो जाके सीधा वॉल से लगी। उसने अपने दोनों हाथों से सीने को ढक दिया। साड़ी का पल्ला आदित्य के हाथ में था। उसने उसकी साड़ी को पकड़ के खींचते हुए बोला, गंदी हंसी हंसते हुए बोला, अब इसकी क्या जरूरत है, अब तो मैं तुझे पूरा देखना चाहता हूं। मेरा बाहर आने को उतावला हो रहा है, मैं तुम्हें पूरा डीप तक फील करूंगा। सिया की आंखों से लबालब आंसू बह रहे थे और रोते हुए रिक्वेस्ट करके बोली, प्लीज मेरे साथ कुछ मत करो, मैं तुमसे माफी मांगती हूं। मिस्टर जोर से चीख के मिस्टर महाजन कहा हो, आप प्लीज मुझे इससे बचा लीजिए। सिया को अब एहसास हो रहा था कि अद्विक जब भी उसके करीब आता था उसे कोई गंदी फीलिंग नहीं आती थी, और ना अद्विक ने उसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो उस पे कितना ही गुस्सा क्यों ना करता हो, पर कभी उसने सिया को इस हद तक टार्चर नहीं किया था। सिया को हमेशा उसके साथ फेल फील होता था। फिर वो भले उसे कहीं भी फोर्स करके ले जाए, उस पे गुस्सा करे। सिया भी उसे ना जाने क्या कुछ कहती थी, पर उसे कभी उससे या उसके साथ घिन्न नहीं आई। वो उससे भागती थी क्योंकि गलतफहमी थी, पर दिल के किसी कोने में उसे अद्विक पसंद भी था, इसलिए वो कभी उसके लिए बुरा नहीं बोलती थी। और ना ही किया दोनों में लड़ाई जरूर होती थी, पर किसी ने किसी को भी किसी भी तरह से अंतरात्मा को दुख नहीं दिया था। सिया को अब अद्विक की फीलिंग समझ में आ रही थी कि अद्विक हमेशा उसकी केयर करता था, सामने गुस्सा पर बाद में केयर भी करता था, और बार बार कि वो उससे प्यार करता है, वो उसकी बीवी है। सब कुछ सिया की आंखों के सामने किसी रील की तरह घूम रहा था, और उसकी आंखों से गिरते हुए आंसुओं की आज सच में अद्विक के लिए तड़प थी, पर अभी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। वो रोते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, उसके लिए सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान किया, उस सब के लिए सॉरी। पर आदित्य के सिर पर सिया के फिगर को देख के जैसे हवस का जिंद बैठ गया था। इधर बाहर अद्विक ने सब जगह सिया को ढूंढ लिया था, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। पर तभी इसकी नजर कॉरिडोर के कोने में लगे कैमरा पर पड़ी और बॉडीगार्ड से बोला, जल्दी से मुझे होटल की फुटेज दिखाओ। बॉडीगार्ड ने तुरंत वहां के मैनेजर को बुलाने किसी को भेज दिया। वही कुछ दूरी पर पीएम उसकी बीवी और बेटी खड़े अद्विक को बौखलाते हुए देख रहे थे। तभी अंकिता को कुछ याद आता है और वो धीरे से बोलती है, डैड भाई कहीं नजर नहीं आ रहे, उनको काफी देर हो गई है। ये सुनते ही तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। अद्विक का दिमाग पूरा गुस्से में खराब हो रहा था। तभी उसकी नजर वो एक कॉरिडोर के एक कोने में लगे कैमरा पर पड़ती है। उसने जल्दी से अपने बॉडीगार्ड को उसकी फुटेज लेके आने को कहा। बॉडीगार्ड भी तुरंत वहां से होटल के मैनेजर को बुलाने और फुटेज लेने चला गया। वो ही कुछ दूर पीएम और उसकी बीवी बेटी खड़े थे। उनको अद्विक के बिहेवियर पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो इतने गुस्से में क्यों है और वो किसे ढूंढ रहा है। तभी अंकिता के दिमाग में सिया का ख्याल आया कि जब अद्विक कमरे के अंदर आया था तब एक लड़की उसके साथ थी और अब वो यहाँ नहीं है। फिर उसके दिमाग में उसके भाई का ख्याल आता है कि वो भी काफी देर पहले वॉशरूम का बोल के कमरे से बाहर आया था। ये ख्याल आते ही वो घबराने लगी। उसे अपने भाई की लड़कियों के मामले में आदत पता थी, जिस वजह से उसे शक होने लगा था कि कहीं उसका भाई उस लड़की के साथ तो नहीं है।
उसने धीरे से अपने डैड से कहा, डैड भाई कहीं नजर नहीं आ रहे, मुझे डर है कि कहीं भाई ने तो कुछ नहीं कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो आप देख रहे हैं मिस्टर महाजन कितने ज्यादा गुस्से में हैं। मिस्टर बनर्जी दांत पीस के बोले, क्या मिस्टर महाजन में पीएम हूं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ, पर आदित्य को ढूंढो, उसका इन सब में हाथ नहीं होना चाहिए, वरना मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आखिर पीएम का बेटा है। अगर किसी को भनक भी लगी कि मेरा बेटा लड़कियों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता है तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। वो तीनों ही परेशान होके अब आदित्य को ढूंढने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा उसे ढूंढे, और वो खुद भी उसे कॉल करने लगे, पर उसका फोन लग ही नहीं रहा था। शायद उस स्टोरी रूम में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तभी वहां बॉडीगार्ड मैनेजर के साथ वहां आता है तो मैनेजर अपने आईपैड अद्विक की तरफ बढ़ा देता है। अद्विक उसमें उस कॉरिडोर की फुटेज देखने लगा। जब से सिया उस कमरे से निकली तब से लगा के वो कहाँ गई थी। वो जैसे जैसे फुटेज को देख रहा था उसके फेस एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे, कभी इमोशनल, कभी गुस्सा, कभी फिक्र, कभी टेंशन। इसी तरह फुटेज आगे चल रही थी कि एकदम से अद्विक के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल के काले पड़ गए और उसने झटके से आईपैड को नीचे पटक दिया। वो पूरी तरह से टूट गया और वहां खड़े बॉडीगार्ड और मैनेजर डर से 2 कदम पीछे हट गए। अद्विक ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और वो उस कॉरिडोर के लास्ट में जाने लगा। उसे इतने गुस्से में उस तरफ जाते देख सब लोग भी उसके पीछे भागे। अंकिता बोली, डैड घूम गए, आदित्य तो वहां नहीं है। मिसेस बनर्जी बोली, अंकिता तुम कैसी बात कर रही हो, हमारा आदित्य वहां क्यों होगा, जरूर कुछ और बात है। अद्विक कुछ ही देर में उस कमरे के बाहर आके खड़ा हो गया जिसके अंदर सिया थी। अंदर आदित्य ने सिया की साड़ी को एक झटके में खींच के उसके बदन से अलग कर दिया और उसे अपनी नाक के पास लाके स्नैप करके बोला, आह क्या स्मेल है, मुझे तुम्हारी ये खुशबू पागल कर रही है। सिया ब्लाउज और सेफियर में अपने दोनों हाथ सीने पर रख डर से रोते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, देखो मैं तुमसे माफी मांग रही हूं, प्लीज मुझे जाने दो। पर आदित्य के कानों तक उसकी कोई आवाज पहुंच ही नहीं पा रही थी। उसने साड़ी को एक तरफ फेंका और अपने कदम सिया की तरफ बढ़ाने लगा। सिया का दिल जोर जोर धड़क रहा था। उसका चेहरा भी पीला पड़ने लगा। उसकी सांस में ऊपर नीचे हो रही थी, घबराहट में, जिस वजह से उसका सीना भी ऊपर नीचे होके और भी ज्यादा कहर ढा रहा था। वो इस वक्त आदित्य को किसी जलपरी से कम नहीं लग रही थी। उसका बेदाग गोरा बदन, जिसपे घबराहट में रोगड़े खड़े होना, माथे पर डर से ठंडा पसीना आना और आंखें में आंसू चेहरा पूरा लाल हो गया। आंखें रोने की वजह से सूज गई और उसके गाल पर उसकी 5 उंगली छपी और गाल सूजा, वो उसमें भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। आदित्य उसके बिल्कुल करीब आके खड़ा हुआ और उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपने करीब करके उसके ऊपर झुकने लगा तो सिया ने उसे दूर धकेला। पर वो इतना हट्टा कट्टा पहाड़ जैसा भारी था जिसे सिया हिला भी नहीं पाई। और वैसे भी उसके सिर पर अभी हवस का भूत सवार है तो उसकी ताकत और भी दोगुनी हो गई है। आदित्य ने उसकी गर्दन पर झुक के स्नेप करके कहा, वाह मजेदार, तुम तो पूरी की पूरी टेस्टी हो, अब मैं तुम्हें पूरा खाऊंगा। इसी के साथ वो उसके कंधे पर झुक गया और पर तभी सिया जोर से चीखी, नहीं, और उसने अपनी पूरी ताकत लगा के उसे पीछे ढकेलना चाहा, पर ढकेल नहीं पाई। पर इससे आदित्य को गुस्सा आ गया और उसने उसे बालों से पकड़ के बोला, साली ज्यादा ही नौटंकी कर रही है, तुझे अपने बॉस के साथ सोने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होंगी, पर मेरे साथ बड़े नखरे दिखा रही है, तुझे तो मैं अभी बताता हूं। और फिर उसने उसके गाल पर एक थप्पड़ और मार दिया। सिया की चीख निकल गई। इसी के साथ वो नीचे गिरी। बाहर खड़े अद्विक के कान में कब सिया की चीख पहुंची। उसने बंद दरवाजे को जोर की किक मारी और दरवाजा एक झटके में खुल गया। शायद आदित्य से कुंडी ठीक से बंद नहीं हुई। अपनी लस्ट के चलते जैसे ही दरवाजे खुलने की तेज आवाज सिया और आदित्य के कान में पड़ी, उन दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो सिया की आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे और आदित्य की आंखों में गुस्सा भर गया। अद्विक ने जब अंदर का नजारा देखा, उसके दिमाग के
सारे तार एक साथ ब्लास्ट हो गए और उसकी आंखों में आग जलने की और मौत जैसा उसके अंदर गुस्सा भर गया और वहां का टेम्परेचर एकदम बदल गया। अद्विक कमरे के बाहर खड़ा था। तभी उसे अंदर से चीखने की आवाज आती है और वो बिना टाइम वेस्ट किए एक जोर की किक दरवाजे पर मारता है, जिससे दरवाजा एक झटके में खुल जाता है। दरवाजे खुलने की आवाज से आदित्य और सिया का ध्यान भी उस तरफ जाता है तो सिया की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगते हैं। वो आदित्य का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। अद्विक की आंखों से तो जैसे आग निकलने लगती है। वो सीधा अंदर आता है और एक जोर की किक आदित्य के सीने पर मारता है, जिससे आदित्य कुछ दूर जाके जमीन पर गिरता है। सिया को खुद हाथों से ढके नीचे बैठी थी। तभी अद्विक अपने कोट को उतार के सिया को पीछे से उड़ा देता है और आदित्य को कॉलर से पकड़ उसके मुंह पर पंच मारता है। वो एक के बाद एक पंच उसके मुंह पर मार रहा था, जिससे आदित्य खुद को संभाल तक नहीं पा रहा था। अद्विक के पीछे आए लोग भी जब अंदर आते हैं तो उनकी आंखें हैरानी और डर से बड़ी हो जाती है। सबको अपनी रीढ़ की हड्डी तक में सिहरन महसूस हो रही। पीएम और उसकी फैमिली ने जब अपने बेटे को अद्विक से पीटते देखा तो एक पल को तो उनको भी घबराहट होने लगी थी, पर पीएम जल्दी ही होश में आ गए और अद्विक की तरफ बढ़े। मिसेस बनर्जी जोर से चिल्लाई, आदित्य बेटा। अंकिता के तो अद्विक का गुस्सा देख के हाथ पैर फूल रहे थे। उसकी नजर नीचे कोने में बेटी सिया पर पड़ी। वो तुरंत सारा माजरा समझ गई कि यहाँ क्या हो रहा होगा। सिया ने अद्विक के कोट को टाइटली अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा था और धीरे धीरे सुबकते हुए रो रही थी। ये उसके साथ दूसरी बार हुआ था। पहली बार उस क्लब में, तब भी अद्विक ने आके उसे बचाया था, पर तब वो होश में नहीं थी। और आज जब वो पूरी तरह से होश में तो थी, पर कुछ कर नहीं पाई। जब इंसान के ऊपर हवस हावी होती है न, तब इंसान के अंदर दोगुनी ताकत आ जाती है। औरत भले नॉर्मली उसका मुकाबला कर सकती है, पर हवस भरे इंसान का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब भी लड़की के साथ ज्यादती होती है, तब लड़की खुद को बचाते बचाते हार मान ही जाती है, क्योंकि वो इंसान का सामना कर सकती है, शैतान का नहीं। अद्विक ने आदित्य को छोड़ा नहीं। वो उसके मुंह पर पंच मारता जा रहा था। उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा। उसकी नाक, आंख, मुंह फूट गए, पर अद्विक नहीं रुका। तभी पीएम अद्विक के पास आ गए और आदित्य को उसकी पकड़ से छुड़ाने लगे तो अद्विक ने उन्हें पीछे ढकेला और आदित्य को उठा के नीचे पटक दिया। आदित्य की जोर की चीख निकली, पर इससे अद्विक पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उसके सीने पर अपना पैर रखा और उस पे दबाव बनाने लगा। आदित्य ने उसके पैर को पकड़ लिया और उसे हटाने लगा, पर अद्विक का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर था। तभी पीछे से पीएम ने अद्विक को पकड़ के हटाना चाहा, मगर उसने उसे अपनी कोहनी से पीछे ढकेल दिया। मिसेस बनर्जी अपने बेटे की हालत देख के बुरी तरह से रोने लगी। अंकिता की आंखों में भी आंसू आ गए थे। पीएम बोले, मिस्टर महाजन, आप ऐसे मेरे बेटे को नहीं मार सकते हैं। अद्विक ने उनको अपनी लाल आंखों से घूर के देखा और ठंडी, दिल दहला देने वाली वॉइस में बोला, और आपका बेटा मेरी बेबी के साथ कुछ भी करेगा। पीएम का चेहरा कुछ पल के लिए सफेद पड़ गया, पर वो फिर से कोशिश करते हुए बोले, मिस्टर महाजन, वो सिर्फ एक मामूली सी लड़की है, उसे मैं 4 गुना कंपनसेशन दे दूंगा। अद्विक का दिमाग बुरी तरह से घूम गया। वो उसे घूरते हुए बोला, तुम मेरी बीबी अद्विक महाजन की बीबी को कंपनसेट करोगे? रियली मेरी बीबी तुम्हें इतनी सस्ती लगती है? वो मेरी बीबी है, मिसेस सिया अद्विक महाजन। उसे तुम क्या, तुम्हारा पूरा खानदान भी एक साथ आके कंपनसेट करे तब भी नहीं कर सकते हो? अद्विक की बातों को सुन के वहां सब लोग भूत बन के खड़े रह गए, शिवाय उसके बॉडीगार्ड के। बाकी सबको तो बिजली का 440 वोल्ट का जोर का झटका धीरे से लगा। पीएम के होश उड़ गए, साथ में आदित्य, अनिका, मिसेस बनर्जी और होटल के स्टाफ और मैनेजर के इश्क, क्योंकि वो अद्विक को अच्छी तरह से जानता था।
सबके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अद्विक ने आदित्य के सीने पर प्रेशर किया तो वो चिल्लाने लगा, जिससे सब अपने होश में आए और पीएम अब घुटनों पर बैठ गया। वो हाथ जोड़ के अद्विक ने रोते हुए बोला, मिस्टर महाजन, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। आपको जो कुछ भी चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूं। प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। अब पीएम को समझ में आ रहा था कि अद्विक के बारे में उसने जो सुना था वो अफवाह नहीं थी। वो सच में एक जीता जगता शैतान था, जो गलती करने वाले को या उसके साथ धोखा करने वाला हो या फिर उसकी फैमिली को टच करने वाला हो, वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता था। पीएम की सारी अकड़ धरी की धरी रह गई। वो अद्विक के पैरों पर अपना सिर रख के बोला, प्लीज मिस्टर महाजन, मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं माफी मांगता हूं। मेरे बेटे ने जो गलती की है वो अनजाने में की है। प्लीज उसे माफ कर दो। अद्विक सख्ती से बोला, क्या कहा गलती? ये गलती नहीं है, ये गुनाह है। इसने एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और वो लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं, मेरी बीवी है। तुम्हें क्या लगता है मेरी बीवी को कोई भी ऐसे ही टच कर सकता है? वो मेरी इज्जत, मेरा गुरूर है, जिसे मैं छूने तो क्या किसी को उसे देखने तक की इजाजत नहीं देता। और तुम बोल रहे हो कि इसने गलती की है और अनजाने में, हाँ, ये दूध पीता बच्चा है जिसे ये नहीं पता कि वो क्या करने जा रहा है। वो ही सिया अद्विक के मुंह से उसके लिए उसकी इज्जत, उसका गुरूर सुन के उसे अपनी नम आंखों से देखती रह गई। उसका दिल धक धक कर रहा था। अद्विक ने अपने पैर को थोड़ा सा उठाया और जोर से उसके सीने पर मारा। एक तेज कड़क हड्डी टूटने की आवाज हुई और इसी के साथ आदित्य की दर्दनाक चीख निकल गई। क्रश यही नहीं रुका, उस दोबारा से पैर पीछे किया और फिर से किक मारी। उसकी पसली की कड़क आवाज होके टूट गई। उसने उसके कंधे पर पैर रखा और हाथ को पकड़ के ट्विस्ट कर दिया और हड्डी टूट गई। अद्विक ने उसके सीने की पसली की, हाथों की, पैरों की हड्डी तोड़ दी। वो इतना दर्द सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। पर अद्विक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पीछे हुआ और गुस्से में पीएम को देख के बोला, तुम्हारी वजह से इसे मैंने आज जिंदा छोड़ दिया है, वरना मेरी फैमिली पर बुरी नजर डालने वालों की आंखें निकाल के उसकी जान ले लेता हूं। और इसने तो नजर नहीं, हाथ भी डाले हैं। पीएम में रोते हुए अद्विक के सामने हाथ जोड़े उसे इस बात की तसल्ली थी कि कम से कम उसका बेटा जिंदा तो है। अद्विक ने पलट के पीछे देखा तो सिया अब भी वो ई बैठी सुबक रही थी। उसकी हिम्मत उठने की नहीं हो रही थी। एक तो आदित्य का उसके साथ जबरदस्ती करना, दूसरा उसके पेट में तेज दर्द होना उसे हिला भी नहीं जा रहा था। अद्विक ने उसे झटके से अपनी गोद में उठाया और सीधा कमरे से बाहर निकल गया। सबने उसे रास्ता दे दिया था। पीछे रोता रह गया पीएम का परिवार। अद्विक जैसे ही सिया को अपनी गोद में लेके गाड़ी के आया और उसे लेके गाड़ी में बैठ गया। सिया उसकी गोद में थी, पर इस वक्त वो बेहोशी में जा चुकी थी। अद्विक ने गाड़ी में बैठते ही सीधा हॉस्पिटल चलने को बोला। अद्विक ने देखा कि उसके कपड़ों पर खून लगा है। उसे ऐसा लगा जैसे सिया को कहीं गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से ब्लड निकल रहा है और वो बेहोश हो गई है। उसका छोटा सा चेहरा भी पीला पड़ गया था। थोड़ी देर में वो एक हॉस्पिटल के सामने खड़े थे। ड्राइवर ने आके उसके लिए डोर ओपन किया और अद्विक सिया को लेके सीधा इमरजेंसी में गया। वो बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीधा लेडीज डॉक्टर के केबिन में घुस गया। नर्स उसे रोकती रह गई। अंदर डॉक्टर एक लेडीज के साथ थी। शायद वो उससे उसकी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही थी। किसी को ऐसी बेधड़क अंदर घुस के आता देख डॉक्टर गुस्से से चिल्लाई। सिस्टर तभी नर्स भी अंदर आ गई रही। अद्विक ने सिया को डॉक्टर के केबिन में बने बेड पर लिटाया और गुस्से से उसे घूरते हुए कोल्ड आवाज में बोला, चेक कर फास्ट, उसे ब्लीडिंग हो रही है। अद्विक की कोल्ड टोन और उसका गुस्सा देख डॉक्टर जल्दी से खड़ी हुई और अपने सामने बैठी पेशेंट से बोली, प्लीज आप कुछ देर बाद आ जाना। वो लेडी चुपचाप वहां से चली। वो भी अद्विक का गुस्सा देख डर गई थी। डॉक्टर ने जल्दी से बीच में लगा पर्दा लगाया तो अद्विक बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी बीबी है। डॉक्टर बोली, सर आप थोड़ा सा वेट कर ले, मुझे उनके कपड़े हटा के चेक करना पड़ेगा कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है।
अद्विक ने उसे घूरा। फिर उसने सिया का पीला पड़ा फेस देखा तो चुप होके पीछे हट गया और डॉक्टर ने चैन की सांस लेके पर्दा डाला और उसका चेकअप करने लगी। अद्विक वही खड़ा उस पर्दे को ही अपनी लाल आंखों से बेचैनी से घूर रहा था। नर्स अद्विक को देखा तुरंत केबिन से बाहर भाग गई और उसने जाके दूसरी नर्स को बताया कि हॉस्पिटल में अभी कोई जबरदस्ती से डॉक्टर की केबिन में घुस गया है और ये बात जल्दी ही पूरे हॉस्पिटल में फैल गई। 10 मिनट बाद डॉक्टर अद्विक के पास आई और बोली, सर आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, वो कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई है और उनका बीपी भी लो हो गया है। मुझे लगता है किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की है। उनके गालों पर उंगली के निशान और नील के साथ सूजन भी है। उनके होंठ के पास भी कट लगा है। उनके हाथ गर्दन के आसपास भी कुछ खरोच के निशान है, बट इंटरली वो ठीक है। अद्विक परेशान होके बोला, अगर वो ठीक है तो ब्लीडिंग क्यों हो रही है? कद उसकी सफेद शर्ट खून से सनी थी, पर उसे कोई घिन नहीं आ रही थी। डॉक्टर बोली, वो तो गर्ल्स प्रॉब्लम है जो हर मंथ गर्ल्स और लेडीज को होती है। अभी मैंने उनको पेड लगा दी है। आप जाते वक्त केमिस्ट की शॉप से कुछ मेडिसिन और बाकी जरूरी चीजें भी ले लेना, मैं प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देती हूं। अद्विक टेंशन के मारे समझ नहीं पाया तो वो बोला, मतलब क्या है कि हर मंथ होती है? डॉक्टर अब उसे शक भरी नजरों से देखने लगी। उनको डाउट होने लगा कि क्या सच में वो लड़की इसकी बीबी है। अद्विक को थोड़ा अजीब फील हुआ। वो बोला, डॉक्टर एक्चुअली मेरी शादी कोई अभी मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है, तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है। डॉक्टर ने गहरी सांस लेके कहा, ओहो ऐसा है तो आप पीरियड के बारे मैं तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आप गूगल कर लेना, आपको सब पता चल जाएगा। फिलहाल आप इनको घर लेके जा सकते हैं और हाँ, जो दवाई मैं लिख रही हूं वो भी इनको जब होश आए तब कुछ खिला के दवाई खिलाना और गर्म पानी पीना है, ठंडा कुछ भी मत देना। जितना हो गर्म चीज खिलाना, सूप भी पिला सकते हैं। हल्का खाना ज्यादा इनको रेस्ट करने देना। जब पेट में दर्द हो तो इनको एक हॉट वाटर बेक देना जिससे ये अपनी टमी को सेक दे सके, उससे इनको बहुत रिलीफ मिलेगा। अद्विक ने डॉक्टर की सारी बातें ध्यान से सुनी। उसने डॉक्टर को अपना क्रेडिट कार्ड दिया पेमेंट करने के लिए और उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेके पॉकेट में रखी। फिर सिया को गोद में उठा लिया। डॉक्टर उसके कार्ड को आंखें बड़ी किए देख रही थी। अद्विक ने उसे ऐसे देखा तो पूछा, डॉक्टर क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर हड़बड़ा के बोली, सर आप केस दे सकते हैं, कार्ड की जरूरत नहीं होगी। अद्विक बोला, मेरे पास केस नहीं है। डॉक्टर बोली, कोई बात नहीं सर, ज्यादा बिल नहीं हुआ है, आप इनका ले जा सकते हैं। अद्विक बोला, ऐसे कैसे, मेरी बीबी है, उस पे मैं किसी का उधार नहीं रखता। वेट, मैं अभी केस भेजता हूं। डॉक्टर ने उसे कुछ कहना चाहा, पर अद्विक ने उसे कोई मौका दिया ही नहीं और वो बिना कार्ड लिए वहां से बाहर निकल गया और डॉक्टर उसे बस जाते हुए देखती रह गई। अद्विक सिया को लेके सीधा गाड़ी के पास आया। उसने बॉडीगार्ड को ऑर्डर दिया, डॉक्टर को केस पेमेंट करके कार्ड लेके आ जाना और ले लो केमिस्ट से दवाई और जो सामान लिखा हो सब लेके विला पहुंचना। सीधा बॉडीगार्ड ने सिर हिलाया, उससे प्रिस्क्रिप्शन लिया और तुरंत अंदर बढ़ गया। अद्विक गाड़ी में बैठा और गाड़ी वहां से सीधा विला के लिए निकल गई। अद्विक सिया के पीले पड़े फेस को देख के उसके सूजे गालों को धीरे से टच करके बोला, बेबी, उसने तुम्हें छूने की गलती की है, मैं उसे इस दुनिया से उठा दूंगा। तुम अब बस जल्दी से ठीक हो जाओ, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। मुंबई दोपहर का समय, कॉलेज में लंच टाइम चल रहा था। निक्की अपनी क्लास खत्म करके कैंटीन में जा रही थी कि उसने पहले वॉशरूम जाने का सोचा और वो कैंटीन जाने की जगह वॉशरूम में जाने लगी। वो ही दूसरी तरफ मीरा और उसकी गर्ल्स गैंग निक्की को सबक सिखाने का इंतजार कर रही थी। निक्की जैसे ही वॉशरूम के अंदर पहुंची, मीरा और उसकी दोस्त ने बाहर से डोर बंद कर दिया और वहां से भाग गई और बाहर वॉशरूम के पास एक साइन बोर्ड लगा दिया कि वॉशरूम बंद है। कॉलेज काफी ज्यादा बड़ा था तो उसमें 2 से 3 जगह
गर्ल्स वॉशरूम बने थे, तो कॉलेज में ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। निक्की इस बात से अनजान वॉशरूम के अंदर थी। ये बाला वॉशरूम जहां था वहां कम लोग ही जाते थे, सब सीधा क्लास से कैंटीन में ही जाते थे, इसलिए किसी को भी पता नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो सब जाके कैंटीन में एक टेबल पर बैठ गई और अपना ऑर्डर देके खाने लगी। उनके चेहरे पर जीत वाली मुस्कान था। मीरा का एटीट्यूड तो उन सबसे ऊपर था। वो तो उसकी चपलूसी करती थी। वो सब अपना खाना खाने में लगी थी। इधर निक्की जैसे ही फ्री हुई, उसने डोर खोला तो वो नहीं खुला। उसने दूसरा कोशिश की, तब भी नहीं खुला। वो अब दरवाजा पीटने लगी, पर उसकी आवाज अंदर ही दबके रह गई थी, क्योंकि वो अंदर केबिन वाले वॉशरूम में थी और बाहर से भी दरवाजा बंद था। और इस वक्त वहां आसपास भी कोई बच्चा नहीं था। वो दरवाजा पीटने लगी, पर किसी ने नहीं सुना। निक्की गुस्सा करते हुए चिल्लाई, जिस किसी ने भी मेरे साथ ये घटिया हरकत की है उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। कहते कहते उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। शिमला में अद्विक सिया को कमरे में लेके आया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसने देखा कि उसके कपड़ों पर खून लगा है, तो वो क्लोजेट में गया और वहां से उसके लिए एक नाइटी लेके आया। उसने उसे बेड पर रखा। फिर वो वॉशरूम में गया। वहां से वो एक टॉवल को गर्म पानी में भिगो के उसे निचोड़ के लेके आया और सिया के फेस, गर्दन, हाथों को पोंछने लगा। उसने उसे ब्लैंकेट उड़ाया, फिर उसके कपड़े धीरे से उसकी बॉडी से अलग किए और गीले टॉवल से उसकी बॉडी को क्लीन करने लगा। उसे अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद उसने बेड पर रखी नाइटी लेके उसे पहना दी। उसे अभी होश नहीं आया था, इसलिए अद्विक ने उसके बालों में धीरे से हाथ फेर के कहा, बेबी, अब से मैं तुम्हें कभी अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम खुद को बिल्कुल नहीं संभाल सकती हो। मुझे हमेशा तुम्हें संभाल कर रखना होगा। तुम बस गुस्सा करना जानती हो। अक्ल तो तुम्हारे अंदर 1% भी नहीं है। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और उसके चेहरे को देख के उसके माथे को चूम के बोला, तुम बिल्कुल एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची हो जिसकी नाक पर गुस्सा सवार रहता है, पर अक्ल बिल्कुल नहीं होती है। बोल के उसने उसे ब्लैंकेट से उड़ाया और सीधा वॉशरूम में चला गया। उसे भी शावर लेने की सख्त जरूरत थी। कुछ देर बाद वो अपनी कमर पर एक ग्रे रंग की टॉवल लपेट के कमरे में वापस आया तो देखता है कि सिया की पलकें धीरे धीरे फड़फड़ा रही हैं। वो छोटे टॉवल से अपने बालों को रब करके पोंछ रहा था। अद्वैक उस टॉवल को सोफा पर फेंकता है और बेड की तरफ कदम बढ़ाता है। सिया धीरे से आंखें खोलती है तो उसे सब धुंधला नजर आता है। वो अपनी आंखों को मसलने लगती है। अद्वैक आहिस्ता से उसके हाथ को पकड़ा है तो सिया एकदम से डर जाती है और चिल्लाती है, नहीं, छोड़ो मुझे। देखो, तुम्हें मिस्टर महाजन छोड़ेंगे नहीं, मुझे छोड़ो। आह! वो अद्विक से खींच के अपने हाथ छुड़ा रही थी, जिससे उसके हाथ में लगी चोट में दर्द होता है तो उसकी आह निकल जाती है। अद्विक उसके हाथ को छोड़ देता है और एक झटके में ब्लैंकेट हटा के उसे अपनी गोद में लेके बैठ जाता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। सिया उससे छूटने की कोशिश करती है, पर अद्विक उसे नहीं छोड़ता। उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं, पर जैसे ही उसे अद्विक की बॉडी से जानी पहचानी खुशबू आती है, वो और भी ज्यादा उसे लिपट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मिस्टर महाजन, ये आप हो ना? ये आप ही हो? प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाना, नहीं तो वो मुझे गंदी तरह से छुएगा। प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाना। मैं अब कभी आपको परेशान नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, मुझे छोड़ के मत जाना, मैं मर जाऊंगी। अद्वैक उसके डर को अच्छे से महसूस कर सकता था। वो भी उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में उसे समेट लेता है, पर जब वो मरने की बात बोलती है तो अद्वैक उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ के उसके फेस को ऊपर करता है और उसके होठों पर अपने होंठ रख के उसे चुप करा देता है। सिया भी उसे बिल्कुल नहीं रोकती है। वो डर से अब भी कांप रही थी। उसे अद्वैक की ठंडी बॉडी बहुत अच्छी लग रही थी। उसे अभी किसी चीज का होश नहीं था कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है। अद्वैक उसे धीरे धीरे सॉफ्ट किस कर रहा था
और सिया उसकी सॉफ्ट किस से धीरे धीरे उस स्टेज से बाहर आ रही थी और अद्विक के प्यार भरे स्पर्श में खुद को महफूज फील करने लगती है। अद्विक उसे अपने प्यार और अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा था। उसकी इस किस में उसके सारे इमोशंस, फीलिंग, प्यार, डर, घबराहट सब कुछ था, जिसे सिया महसूस करके आज पहली बार वो सुकून महसूस करने लगी थी। धीरे धीरे उसकी पकड़ उसकी पीठ पर कसने लगती है, जिससे उसके नाखून अद्विक की खुली पीठ में चुभने लगते हैं, पर अद्विक को बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं हुआ। उसने दूसरे हाथ से सिया की कमर को पकड़ रखा था, जिसे वो धीरे धीरे सहला रहा था, और कुछ पल बाद उसे अपने होठों पर एक टच महसूस होता है, और वो टच सिया का था, जो अद्विक को किस करने से खुद को रोक नहीं पाई। अद्विक भी अब उसे पैशनेट डीप फ्रेंच किस करने लगता है। वो कभी उसकी टंग को सक करता, कभी उसके साथ खेलता, कभी उसके मुंह के हर कोने को एक्सप्लोर करता, तो कभी उसके दोनों होठों को एक साथ मुंह में भर के उनको चस्के छोड़ता और फिर तुरंत अपने होठों के बीच फंसा लेता। उसके ऐसा करने से सिया के मुंह से मौन करने की आवाज निकलने लगती है, जिससे अद्विक को और भी मजा आने लगता है। अद्विक ने सिया को किस करते ही बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने अब भी किस ब्रेक नहीं की और सिया की बॉडी को सहलाने लगा। सिया के साथ भी अब उसके बालों में चल रहे थे और उसके मुंह से सिसकी और मौन करने की आवाजें निकलने लगती है। अद्विक धीरे धीरे उसकी बॉडी को टच करते हुए वो वाइल्ड होने लगता है, तो सिया भी उसके बालों में उंगली फंसा के खींचने लगती है। पर अद्विक को उसका ऐसा करना मजा दे रहा था, उसे अच्छा लग रहा था, जिससे वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। पर जब सिया को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तब वो उसके होठों को छोड़ के उसकी गर्दन पर झुक जाता है और वहां किस और बाइट करने लगता है। सिया तेज तेज सांस लेते हुए आहें भी भर रही थी, और उसके तेज सांस लेने की वजह से उसका सीना भी उसकी नाइटी में ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे अद्विक के अंदर गर्मी सी बढ़ने लगती है। वो सिया की नाइटी को उसके शोल्डर से नीचे करके उसे वेट किसेस देने लगता है, जिससे सिया पागल सी होने लगती है और वो तेज तेज सांस लेके मौन करती थी। आह सिसी अद्विक उसकी मॉर्निंग को सुन के और भी पागल और मदहोश होने लगता है, और इसी चक्कर में वो ज्यादा ही एक्साइट होता जाता है, जिससे खड़ा हो जाता है। और इस वक्त अद्विक ने कपड़े नहीं पहने थे, वो सिर्फ एक टॉवल ने था, और अब उसकी टॉवल ढीली होके खुल गई थी, जिससे सिया को अपने मिड एरिया पर कुछ चुभता हुआ सा फील हुआ। तो वो मौन करते हुए मदहोशी से बोली, आह मिस्टर महाजन, मुझे नीचे कुछ चुभ रहा है, प्लीज धीरे करो। उसकी बात सुन के अद्विक एकदम से रुक जाता है, और तब उसे कुछ याद आता है, और वो एक झटके से उसके ऊपर से उठ के टॉवल लपेटता हुआ वॉशरूम में घुस जाता है। सिया बस उसे हैरानी से जाता हुआ देखती रह जाती है। मुंबई कॉलेज सारे स्टूडेंट्स लगभग कॉलेज से जा चुके थे। सिर्फ निक्की को छोड़ के वो दोपहर की वॉशरूम में लॉक हुई थी। उसके पास उसका ना फोन था और ना ही उसका बैग। वो अब आवाज देते डोर को पीटते थक गई थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो कबोर्ड पर बैठ के कुछ सोचने लगी। वो कोई डरपोक लड़की नहीं थी, इसलिए अब तक वो खुद को स्ट्रांगली संभाल रखा था। वो बैठ के कुछ सोच ही रही थी कि उसे कुछ याद आया, और उसने अपने बालों में लगी क्लिप निकाली, जिसके बारे में वो पूरी तरह से भूल गई थी। उसने लॉक खोलने की कोशिश की, एक बार में नहीं खुला, दोबारा कि नहीं खुला, फिर से की तो इस बार लॉक खुल गया। उसने खुशी से खुद को शाबाशी दी और बाहर आई तो मेन डोर भी बंद था, पर उसने अपने आप को मोटिवेट किया और लॉक खोलने लगी, और उसने कुछ ही देर में लॉक खोल भी दिया। वो वॉशरूम से बाहर आई तो वहां कोई भी स्टूडेंट नहीं थे। वो सीधा अपनी क्लास में गई। उसने डेस्क के नीचे से अपना बैग पैक निकाल के पानी की बोतल निकाली और सबसे पहले उसने पानी पिया। कुछ देर बाद वो क्लास से बाहर निकल रही थी, तभी उसे किसी की कुछ बात करने की आवाज आई। एक लड़की खाली क्लासरूम में थी और उसके साथ शायद कोई लड़का था।
वो दोनों ही थे। वो लड़की बोली, राज तुम्हें पता है, आज मीरा ने उस न्यू एडमिशन स्कॉलरशिप वाली स्टूडेंट को गर्ल्स वॉशरूम में लॉक कर दिया। राज उस लड़की का बॉयफ्रेंड था जो उसकी क्लास में ही पढ़ता था। वो उसकी कमर को सहलाते हुए बोला, क्या पर, और वो स्टूडेंट कहाँ है? वो लड़की बोली, अरे वॉशरूम में ही है, किसी को कुछ पता हाई नहीं है। तो वो अब रात भर वो ई रहेगी, उसके बाद कल सुबह आके दरवाजा खोल देंगे। कल तक उसे भी एहसास हो जाएगा कि मीरा महाजन से पंगा लेना उसे कितना महंगा पड़ा। इतना कहते ही उस लड़के के करीब हुई और उसके होठों पर अपने होठ रख किस करने लगी, और उनके किस की आवाज पूरे क्लासरूम में गूंज रही थी, जो निक्की ने भी सुनी। और वो अपने दांत भींच के हाथों की मुट्ठी बना के गुस्से में बोली, मीरा महाजन, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूं। वो बिना 1 मिनट भी रुके वहां से चली गई। अब शाम होने वाली थी, इसलिए उसे घर जाना था, वरना उसके पेरेंट्स परेशान हो जाते। आज उसके साथ सिया भी नहीं थी। शिमला में सिया अद्विक के ऐसे अचानक से जाने से परेशान हो गई। वो अपने दिमाग में ही ऊट पटांग सोचने लगी कि जो आज उसके साथ उस आदमी में किया गया, अब ये मुझे छूना तक नहीं चाहते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खुद को ब्लैंकेट में ढक के रोते हुए खुद से ही बोली, हाँ सही तो किया, वैसे भी मैं अब उनके लायक नहीं रही हूं, तो वो क्यों ही मुझे छुएंगे? अब तो वो मुझे छोड़ भी देंगे, फिर मैं क्या करूंगी, कहां जाऊंगी? वो खुद से ही बोलते हुए रोती जा रही थी। वो अपने आंसू बेदर्दी से पोंछ के नाक को ऊपर खींच करके बोली, पर मुझे रोना क्यों आ रहा है? मैं तो उनको पहले पसंद ही नहीं करती थी, पर अब मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है कि वो मुझे छोड़ देंगे? आहो, मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है? मैं क्या करूं, मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो इतनी तेज तेज रो रही थी कि कमरे में उसकी आवाज गूंज रही थी। अद्विक जो वॉशरूम में गया था, सिया के चिल्ला चिल्ला के रोने की आवाज को सुन के वो बाथरोब पहन के जल्दी से कमरे में आता है, तो देखता है सिया ब्लैंकेट में खुद को छुपा के बुरी तरह से रो रही है। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया, आंखों से आंसू तेजी से बह रहे हैं। वो दौड़ के उसके पास आया और उसे ब्लैंकेट समेत अपने बाहों में लेके बोला, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? उसे डॉक्टर की बात याद आ गई थी कि सिया के पेट में भी दर्द हो सकता है। सिया अपनी नाक को ऊपर खींच के अद्विक के सीने से लग के रोते हुए बोली, आप अब मुझे छोड़ दोगे, मुझे अपने पास नहीं रखोगे, मुझे टच भी करोगे, मेरे पास भी नहीं आओगे ना? अद्विक उसके बालों को चेहरे से हटा के उसके बहते आंसू पोंछ के बोला, ये सब बेकार बातें तुमसे किसने कही है? सिया गला फाड़ के, आहा, आप ही तो मुझे छोड़ के चले गए, और कौन बोलेगा? आप तो पहले मुझे नहीं छोड़ते थे, मेरे कहने पर भी नहीं, मैं आपकी दूर भी करती थी। तब तो आप मेरे करीब आते थे, मुझसे चिपकते थे, पर अब ऐसा नहीं है। मुझे उस गंदे आदमी में छुआ, इसलिए अब मैं गंदी हो गई हूं। आपके काबिल नहीं रही तो आप मुझे छोड़ दोगे। अद्विक को उसकी कुछ बातें समझ आई और कुछ उसके सिर के ऊपर होके निकल गई। वो उसके गालों को अंगूठे से सहलाते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला, तुम महा बेवकूफ हो जो बिना किसी बात के ऐसे गला फाड़ फाड़ के रो रही हो, जैसे मैंने तुम्हें बहुत मारा हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, और रही बात उस आदमी की, तो उसकी तुम फिक्र मत करो। तुम मेरे लिए पहले ही पवित्र थी और अब भी पवित्र हो, इसलिए ये सब बकवास सोचने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, इस दुनिया में भी और उसे दूसरी दुनिया में भी। तुम मेरे साथ में ही रहोगी, समझी? फिर वो आगे उसे छेड़ने वाले अंदाज में बोला, वो तो अच्छा है कि रूम साउंड प्रूफ है, वरना अब तक विला के सारे सर्वेंट कमरे के बाहर आके खड़े हो जाते। सिया ने उसे देखा तो इस वक्त इतनी ज्यादा क्यूट और इनोसेंट लग रही थी कि एक पल कब अद्विक को हंसी आ गई, पर वो हंसा नहीं। उसने उसके आंसू पोंछे और पकड़ के सीने से लगा लिया, फिर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ और ड्रामेबाज हो। मैं तो इसलिए रुका क्योंकि तुम्हारे पीरियड चल रहे हैं, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है। तुम्हें इस तरह रोते देख मुझे लगा कि तुम्हें पेट में दर्द हो रहा होगा, पर तुम तो पूरी की पूरी बेअक्ल हो जिसके दिमाग नाम है ही नहीं।
सिया के गाल पीरियड सुन के गुलाबी हो गए। उसे शर्म आने लगी। उसने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। उसकी इस हरकत पर अद्विक के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई और फिर उसने उसके फेस को पकड़ के उसका माथा चूमा और पूछा, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? सिया ने हाँ में सिर हिलाया तो अद्विक का चेहरा सीरियस हो गया। उसने पूछा। कहा तो सिया ने जवाब देने की जगह अद्विक के हाथ को पकड़ अपने दिल वाली जगह पर सीधा उसका हाथ रख दिया और अद्विक के दिल की धड़कन तेज और सांसों ने गहराना शुरू कर दिया। सिया के ऊपर बॉडी नेकेड थी। अद्विक ने ही उसकी नाइटी निकाली थी और उसका हाथ सीधा उसके सीने पर टच हो रहा था, जिससे उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और उसके माथे पर पसीना आने लगा। वो ऐसी हालत में सिया के साथ कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, पर सिया ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। अद्विक उसे देखता रह गया और सिया का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। आज पहली बार उसने अद्विक का हाथ अपने खुले सीने पर रखा था। उसे भी कुछ कुछ होने लगा था, जिससे उसकी आंखों में अलग तरह से इमोशंस और चेहरा लाल हो गया। अद्विक खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और हाथों से उसके सीने को प्रेशर के साथ मसलने लगा, जिससे सिया की हा निकल रही थी, जो उसके मुंह में दब के रह जाती। अद्विक सिया को बेड पर लिटा देता है और उसे रेस्ट करने का बोलता है, तो सिया अब उसे कुछ नहीं बोलती है। उसके पेट में दर्द जो होने लगा था, अद्विक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के समझ गया। वो उसे ठीक से ब्लैंकेट उड़ा के कमरे से बाहर चला गया। वो अपने फोन को पीरियड से रिलेटेड जानकारी पढ़ते हुए नीचे आया और खुद किचन में चला गया। वहां के सेफ ने जब अपने बॉस को किचन में देखा तो वो लगभग से बेहोश होने वाला था। अद्विक ने किसी की तरफ नहीं देखा, बिना देखे ही बोला, ऑल आउट। वहां एक दो सर्वेंट और भी थे। उसके जाने की बात सुनते ही सब वहां से ऐसे गायब हुए जैसे अद्विक ने उनके पीछे कोई भूत छोड़ दिया हो। उन सब के जाने के बाद अद्विक ने यूट्यूब ओपन किया और उसमें जिंजर टी कैसे बनाते हैं वो देखने लगा। वीडियो देखने के बाद वो अब उसमें मौजूद सामान को दराज में ढूंढने लगा। उसने एक पैन लिया, उसमें एक ग्लास भर के पानी डाला और गैस ऑन करके उस पे रख दिया। कुछ ही देर में उसे जिंजर गुड लौंग अजवाइन मिल गए, जैसा उस वीडियो में बताया था। उसने सेम वैसे ही सिया के लिए जिंजर टी बनाई और उसे कप में डाला। फिर उसने गर्म पानी किया और उसे एक बोतल में डाल के जिंजर टी लेके वो किचन से निकल के सीधा ऊपर कमरे में चला गया। घर के सारे सर्वेंट अद्विक को हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि उन सब ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उनका गुस्सैल खड़ूस बॉस किचन में जाके खुद कुछ बनाएगा। वो आपस में कानाफूसी करके बातें करने लगे। कमरे में सिया ने अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़ के दबा रखा था और होठों भी भींच रखे थे। वो कभी इधर करवट लेती, कभी उधर उसे चैन नहीं मिल रहा था। पहले तो जब भी वो पीरियड पर होती थी तब भी उसकी चाची उससे घर का सारा काम करवाती थी। उसके पेट में दर्द होता था, फिर भी वो काम करती थी। अगर जरा सा भी वो लेट हो जाती तो उसकी चाची उस पे पानी डाल के अपने गुस्सा निकालती थी। कभी तो उसे खाना भी नहीं खाने देती थी। उसे ऐसी कंडीशन में भी सब कुछ करना पड़ता था। पर आज बात अलग थी। वो अद्विक की बीबी थी, उसे कोई काम नहीं करना था। आराम करने के अद्विक भी उसकी केयर कर रहा था। उसकी आंखों से कुछ आंसू पिल्लों पर गिर गई। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अद्विक अपने हाथ में पकड़ी ट्रे को बेड साइड टेबल पर रख के बेड पर बैठ के उसने सिया को अपनी गोद में बिताया और बोला, तुम ये टी पियो, इससे तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। सिया ने ना में अपनी गर्दन हिलाई तो अद्विक बोला, बेबी ये जिंजर टी है और ये हमारे हस्बैंड ने बनाई है, जरा टेस्ट करके तो बताओ, मैंने इतनी मेहनत करके इसे बनाया है। सिया की आंखें शौक के मारे इतनी बड़ी हो गई कि वो बाहर ही निकलने लगा थी। उसका मुंह भी खुल गया। अद्विक उसके पेट को अपने हाथ से धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, इतना बड़ा मुंह अभी मत खोलो वरना मेरा मूड बन जाएगा।
उसकी बात सुनते ही सिया हड़बा जाती है। वो हैरान होकर पूछती है, क्या ये आपने खुद अपने हाथों से मेरे लिए बना के लाए हो? अद्विक उसकी नोज उसकी गर्दन पर किस करके बोला, हम बोला। तो सिया ने फिर पूछा, आपको कैसे पता कि इसे कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या चीज डालते हैं? अद्विक उसके सवाल को सुन के इरिटेट टोन में बोला, बेबी मैंने एक बार बोला कि इसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, और रही बात कैसे, तो यूट्यूब है ना, वहां सब मिल जाता है, बस सर्च करो। अब जाके सिया को थोड़ा सा यकीन हुआ तो अद्विक ने उसे कप उठा के उसके हाथ में पकड़ा के कहा, अब जल्दी से इसे शिप शिप करके पियो और मुझे बताना इसका टेस्ट तुम्हें कैसा लगा। सिया ने सिर हिलाया और उस जिंजर टी को पीने लगी। अद्विक उसके पेट को अपने हाथ से धीरे धीरे रब करने लगा। वो उसके कुछ बोलने का इंतजार करते हुए उसकी गर्दन पर धीरे धीरे किस भी कर रहा था ताकि उसका ध्यान दर्द से हट जाए। जैसे ही सिया ने उसका पहला सिप लिया, उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे वो तीखी लगी, पर वो कुछ बोली ना ही और उस घुट को गले के नीचे उतार दिया। उसका तीखापन उसके मुंह से गले तक पहुंच गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल रखे थे। अद्विक ने तुरंत पूछा, कैसी लगी? वो धीरे से बोली, अच्छी है, बहुत अच्छी, टेस्टी है। आपने पहली बार में ही बहुत टेस्टी बनाई है। अद्विक के चेहरे पर अलग पल चमक आ गई। वो बोला, अच्छा, ये सच में इतनी टेस्टी बनी है? फिर तो मुझे भी इसे टेस्ट करके देखना चाहिए, मुझे भी तो पता चले। मैंने तुम्हारे लिए पहली जिंजर टी बनाई, वो भी इतनी टेस्टी। सिया घबरा गई। वो अपने मन में बोली, अरे नहीं, अगर इन्होंने ये पी लिया तो बुरा मान जाएंगे। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा क्या? अब मुझे इसे पूरा खत्म करना पड़ेगा। ओह नहीं, ये तो इतनी ज्यादा तीखी है, मैं इसे कैसे खत्म करूंगी? सिया को अब अपनी ही कही बात पर गुस्सा आ रहा था। तभी अद्विक उसके हाथ से कप लेने को कि सिया ने उसे दूर करते हुए कहा। अद्विक ने उसे घूर के देखा जैसे कह रहा हो कि मैं क्यों नहीं टेस्ट कर सकता। सिया जबरदस्ती से हंसते हुए ही मिस्टर महाजन, वो क्या है ना, अभी इसे पीने की जरूरत मुझे है, और वैसे भी अब ये मेरा झूठा हो गया है, तो आप मेरा झूठा कैसे पी सकते हैं? अद्विक उसके हाथ से कप लेने लगा तो सिया ने उसे अपने दोनों हाथों में पकड़ के नीचे करके छुपाते हुए कहा, यह गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अद्विक उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते हुए बोला, बेबी तुम्हें पता है, तुम मेरी लीगली वाइफ हो, मैं तुम्हारा झूठा क्या, मैं तुम्हें ही पूरा खा सकता हूं। सिया की आंखें बड़ी हो गईं। उसे इसी बात की उम्मीद नहीं की थी। वो फिर भी उसे मना करते हुए बोली, ओके मैं समझ गई, पर अभी इसे पीने की जरूरत सबसे ज्यादा मुझे है। आपको नहीं पीरियड मुझे आए हैं, आपको नहीं पेट दर्द मुझे हो रहा है, आपको नहीं। वो फ्लो क्या बोल गई उसे पता ही नहीं चला। अद्विक वो तो उसे बिना पल के झपकाए हैरानी से देखता ही रह गया। जब सिया को अपनी कही बात का एहसास हुआ तो वो बुरी तरह से छिप गई और उसने अपने मुंह पर जल्दी से हाथ रख लिया और नजरें झुका ली। अद्विक ने उसे ऐसे देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। सिया जो इस बात से घबराने लगी थी कि पता नहीं अब वो कैसे रिएक्ट करेगा, पर वो तो खुल के हंस रहा था। सिया ने झटके से अपने सिर को ऊपर उठा के देखा तो बस देखती ही रह गई। वो लग ही इतना हसीन रहा था कि उसकी जगह कोई और भी होता तो वो तो उससे लिपट जाती और ना जाने उसके साथ क्या कुछ कर देती। पर ये सिया थी जो इन सब चीजों से दूर दूर कोई वास्ता नहीं था। पर अद्विक की हंसी सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, जिसमें सिया पूरी तरह से खोल गई और अद्विक ने इस बात का फायदा उठा के उसले हाथ से मग लेके तुरंत उसका घुट भरा। अब तक वो ठंडी हो चुकी थी। अद्विक ने वो टी पहुंची कि अगले ही पल वो उसके मुंह से बाहर और वो तेज तेज खांसने लगा और सिया जो उसकी हंसी में खो गई थी और वो उसके खांसने से होश में आती है और अद्विक के हाथ से कप खींचने लगती है कि अद्विक उस मग को छिन्नते हुए जोर से पटक देता है और कप के कुछ ही सेकंड में कई टुकड़े हो गए और साथ में सिया का चेहरा पीला पड़ गया। आगे जारी।
अब अद्विक क्या करेगा सिया के साथ? सिया ने उसकी झूठी तारीफ करके उसे गुस्सा दिला दिला तो दिया, अब ना जाने क्या होगा। आगे जानने के लिए बने रहो। लाइक, शेयर, कमेंट और रिव्यू देना।